सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस वक्त दुनिया पर हम देख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडला रहा है। गाजा से शुरू होने वाली जंग लेबनान, शाम तक पहुंची और अब इसका काला धुआं पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस तक आ पहुंचा है। ईरान के इसराइल पर रात गए हमले ने इसराइल की बुनियादें हिला के रख दी हैं। ईरान ने 400 मिसाइल और रॉकेट दागे। हमास हिजबुल्लाह की जानिब से भी हमले किए गए, जिसके बाद इसराइल में खौफ व हरास फैल गया। सायरन बज उठे जबकि इसराइली दिफाई सिस्टम कई रॉकेट रोकने में नाकाम दिखाई दिया। मगर अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया है कि इसराइल चंद रोज में ईरान पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया कि ईरान की जानिब से जो अगला हमला है वो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ साबित होगा। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें इसराइल, गाजा, लेबनान फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया जाएगा। खित्ते की इस तमाम कशीदा सूरत हाल को अगर हम मुल्की तनाजुर में देखें तो अगर इसराइल ईरान जंग होती है तो पाकिस्तान में इसके जो असरात हैं डेफिनेटली वो यहाँ पर भी आएंगे। अब ऐसे हालात में जब हम देख रहे हैं कि कौमी सतह पर इत्तफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो शदीद होता जा रहा है दिन ब दिन। अब सवाल ये कि ईरान के इसराइल पर हमले के पाकिस्तान पर किस हद तक असरात होंगे। इस ईरान कशीदगी के बाद हम मिडल ईस्ट में क्या हालात बनते हुए देख रहे हैं और इसके रिपरकशंस किस हद तक हो सकते हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं हमारे साथ, ज़ाहिर शाह शिराजी हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, हमाद रोहेला ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने, इसके रिपरकशंस किस हद तक होंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप? आमना, मैं अफ्रेड इसके रिपरकशंस जो है ना बड़े खौफनाक होंगे और अल्लाह ना करे कि हम भी इस जंग की लपेट में आ जाएं। आप देख लें फौरी तौर पे तो पीआईए ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं कि उस ईरान की तरफ नहीं जाएंगी। पहला तो आप देखें रिएक्शन ये हुआ। अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो नेतन्याहू भी जो है ना वो 2-3 दफ़ा कह चुके हैं माजी में कि जी हमारे इस वक्त दुश्मन पाकिस्तान और ईरान ही हैं। अब जिस अंदाज से प्रवोक करके ना, मुझे याद आ रहा है जब पहली दफ़ा हमला किया था इराक़ पे कब्ज़ा करने के लिए अमेरिका ने, तो एलीट फोर्स का बड़ा जिक्र होता था। CNN, BBC, बड़े बड़े अदारे कहते थे जी ये इराक़ की बड़ी ज़बरदस्त सद्दाम हुसैन की फ़ोर्स है, अमेरिका को तबाह कर देगी। जिस वक्त वो दाखिल हुए कोई आप देखते हैं रिटेलिएशन नहीं हुई और कब्ज़ा कर लिया था उन्होंने। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम देख रहे हैं कि जो है ना प्रवोक कर रहा है इसराइल ईरान को कि वो जवाब दे। इसराइल ने जवाब दिया, ईरान ने जवाब दिया और वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से तो बस वन ऑफ था, हमने बदला ले लिया। तो दमिश्क में हमारे कौंसल खाने पे हमला किया था और इस्माइल आनियों को मारा था, हमने बदले लिया, हमारी तरफ से ख़त्म। लेकिन दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जी विल पनिश, नेतन्याहू कह रहा है पनिश, और इतलात ये आ रही हैं कि वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पे ईरान पे हमला करना है। तो ये लगता है ये इतना बड़ा जब तक कोई मेजर एफर्ट नहीं होता डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो ये मामला मुझे लगता है सीरियस होगा। और दूसरा आप देख लें कि 124 ममालिक ने भी हालिया जनरल असम्बली के इजलास में करारदाद मंजूर की आमना वहाँ पे न्यूयॉर्क में कि जंग बंदी की जाए, लेकिन बंद नहीं हुई। अभी देख लें कि अमेरिका ओपनली सपोर्ट कर रहा है। आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, जर्मनी ने सपोर्ट किया। लेकिन देखें अमेरिका की इस वक्त मसला यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं 5 नवंबर को, और बाइडन साहब के लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि अब सियासी साख भी रखनी है, इलेक्शन भी जीतना है। क्योंकि ट्रम्प कह रहा है कि मैं जंग बंद कराऊंगा और ये जंग यही चाह रहे हैं, तो वो बड़ा एक दबाव में है वहाँ पे जितना आ सकता है वोटर की तरफ से। लिहाजा आप देख लें कि जो 25 मिनट की गुफ्तगू नेतन्याहू से बाइडन की हुई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ईरान पे हमला किया आपने तो हम डायरेक्ट इसमें नहीं आएंगे, हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से तो पूरी सपोर्ट मिल रही है। अभी देखें 180 जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं वो सारे के सारे अमेरिका बरतानिया ने किए हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी उनकी तरफ है। तो मामला इस वक्त यह है कि मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे हमना आई मे बी इंटायरली रॉन्ग कि ईरान का इस स्टेज पे इस तरीके से प्रवोक जिसका कराया जवाब दे दिया, ये मामला जिसको कहते हैं अनरिवेंज नहीं जाएगा, वो ज़रूर करेंगे। और इस वक्त जितना आप देख लें कि अनपॉपुलैरिटी हो चुकी है नेतन्याहू की, प्राइम मिनिस्टर इसराइल के, अब वो क्या है इसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ दोबारा बनना शुरू हो गया है। जो पार्टी के अंदर झगड़ा था उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो अब यही लग रहा है कि जब फौरी तौर पर इसको डी एस्केलेट करने की, अब देखें ये डी एस्केलेट करने के नाम पे इसको एस्केलेट कर रहा है इसराइल,
और जिस तरीके से एक रैम्पेंट किस्म की सपोर्ट उसको सारी दुनिया से मिल रही है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में थोड़ा सा पहले इजराइल सेनेट में जाके नेतन्याहू ने खिताब किया, कितनी स्टैंडिंग ओवेशन थी। उसने कहा कि हम गजा में क्या पूरे के पूरे इस इलाके में ना कोई बच्चा छोड़ेंगे, ना औरत छोड़ेंगे, ना मर्द छोड़ेंगे, और तालियां बेतालियां बज रही। तो अमेरिका बरतानी सपोर्ट कर रहे हैं। असल बात है कि हमारा OIC और अरब लीग लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, और खुदा ना खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट वाइडर चक्कर में जाता है। तो मेरा ख्याल हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक जो खामोश बैठे हैं उनके भी मसला है, हमारे लिए सबसे ज्यादा मसला है कि हमें हम देख रहे हैं ना, तुर्की ने ये इनकी जंग होती है तो हम फंसेंगे। जी हाँ, अब ये मामला हमारे लिए मुश्किल, चूंकि लेबनान से आगे बढ़ते हुए अब ईरान से भी मामला शुरू हो गया। तुर्की के सदर ने, शाह साहब, उन्होंने भी ये इससे हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए कहा कि इस मामले को देखना पड़ेगा वरना ये तुर्की का रुख भी इस जानिब भी आएंगे। अब उन्होंने फौरी मुतालबा किया है कि इनको स्टॉप किया जाए इसराइल को। एक तो ये वाला मामला है, दूसरी अगेन पाकिस्तान पर असरात किस हद तक होंगे और कैसे हम इसको रोक सकते हैं इन मामलात को। देखें, पहले तो मिडिल ईस्ट की बात मेरे ख्याल में इसराइल को रोक लेना चाहिए, और हम बार बार देखें, पहले दिन से ही बात करते रहे कि ये गजा पे ये मामला रुकेगा नहीं। गजा से आप रफा गए, रफा से आपने मतलब लबनान गए, लबनान से आप सीरिया गए, यमन के अंदर अटैक्स हो गए, तो कौन सी ऐसी जगह बची है? मेरे ख्याल में जब मैं सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखा जिसमें तमाम वो लोग जिनको इसराइल एलिमिनेट करना था सबके ऊपर क्रॉस लगे थे सिवाय 3-4। शाह साहब, आपको हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे, इसको हम पहले फिक्स करेंगे इस मामले को, फिर हम आपसे दोबारा टेक लेते हैं। मैं जुल्फ़िकार साहब की जानिब बढ़ती हूँ। जुल्फ़िकार साहब, इसराइल ने वाव किया इस पे कि हम रिटेलिएट करेंगे। ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि एस्केलेशन तो बढ़ेगी। ईरान का अगर माजी करीब में भी हमने जो मामला देखे हैं, अभी तो हमने देखा कि छेड़खानी तो हो गई वहाँ से भी, लेकिन क्या ईरान इतना उनका डिफेंस सिस्टम कह लें या मामलात इतने स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथन हैं कि वो आगे किसी बड़ी लेवल पे जो वॉर है उसका हिस्सा बन सके? देखिए, इस वक्त इसराइल और वेस्टर्न ममालिक बशमूल अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये इनके ख्याल में ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और शक वो यही करते हैं कि किसी मुल्क ने, मुसलमान मुल्क ने उनको दिया है, और वो कैपेबिलिटी इनके पास है। और इसराइल अपने जो स्पाइज़ हैं, अपने वो एजेंट्स हैं जो ईरान के अंदर है, ये अभी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं कि उस फैसिलिटी को वो तबाह करने की कोशिश करेगा। बज़ाहिर तो वो जितने लॉन्चर्स हैं जहाँ से लॉन्च किए गए रॉकेट उनको तबाह करेगा, लेकिन वो न्यूक्लियर जो उनके यूरेनियम एनरिचमेंट जो उनके वो हैं उनको भी फैसिलिटी, उनको भी वो तबाह करने की कोशिश करेगा, और यही रिएक्ट कर सकता है। दूसरा जो पॉसिबल है वो उनके जिस तरह उन्होंने उसको हिज़्बुल्लाह के हेड को उन्होंने जो है हसन नसरुल्लाह को शहीद किया, वो एक बार शायद कर सकें कि वो ईरानी किसी कोई भी पर्सनालिटी उसको निशाना बनाएंगे, और ज़्यादा निशाना उन्होंने बनाना है उनके जितने उनके कोई असले के उनकी डंप्स हैं, उनके फैक्ट्रियां हैं, उनके इससे पहले भी होता रहा है। अब ये पॉसिबल उसका वो है। ईरान उसका क्या जवाब देता है, किस तरह जवाब देता है, हमारे लिए, आपके लिए बहुत हैरत की बात है कि क्या अब मुस्लिम ममालिक क्या 70s के हैं, 60s के हैं, कि जब हमें ख़बरें उस वक्त मिलती थी कि ईरान तो इज़राइल तो जो है उसको निस्त नाबूद किया जा रहा है और ऐसे वो हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मजबूर हुए, कमज़ोर हुए, तमाम इलाके उन्होंने कब्ज़ा कर लिए, बहुत से इलाकों को कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद कैंप डेविड में एक उनकी सारी वो इत्तेहाद उनका टूट गया। अब क्या ये उस वो दौर के हैं, क्रेडिट सारा ईरान को जाता है। ईरान को अगर उन्होंने तोड़ लिया, ईरान को अगर उन्होंने जो है एक अपराइजिंग का भी ख़तरा है, और कोशिश करेंगे वेस्टर्न ममालिक, आपके अमेरिका कोशिश करेगा कि ईरान में अपराइजिंग भी साथ में शुरू हो जाए, और यहाँ से जो है
ताकि इस रजीम को उठा के वो फेंक दे, इसके ख़िलाफ़ बगावत हो जाए, जो बहुत कम उसके चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको वो कर लें। और इसको देख के तो ईरान को अगर उन्होंने वो कर दिया तो फिर लिबनान और सीरिया और ये उनके लिए बहुत आसानी होगी कि उनको वो करेगा। ये बात जो एहतशाम साहब कह रहे थे, बिल्कुल ये है कि वारशिप्स उनकी खड़ी हुई हैं और ईरान के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका के जो क्रूज़ मिज़ाइल से जो लेस है वो वहाँ पे भी हमला कर सकते हैं। डोम सिस्टम उनका जो है कम से कम एक जो ये था वो काफ़ी उसको उन्होंने नुकसान भी लिबनान वालों ने पहुंचाया है और तकरीबन 70% रॉकेट्स 80% रॉकेट्स को वो तल्फ करने में कामयाब हुए हैं फ़िज़ा में ही। 20% रॉकेट्स जो हैं वो जाके गिरे हैं अभी तक। अभी एक रिपोर्ट जो है मैं पढ़ रहा था BBC पे कि वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा खड्डा पड़ा था, उसको फ़ौरन उन्होंने भर दिया। तो इसराइल भी ये चाह रहा है कि ख़बरें बाहर ना निकलें, उनके नुकसानात का ना पता चले, क्योंकि लोगों में जो है कि इंतशार फैलेगा, लोगों पर प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद फिर वो यही अभी तक अपने आप को कह रहा है कि मेरी कैपेबिलिटी है, लेकिन इसराइल हमला ज़रूर करेगा। इसराइल हमला करेगा, उसके बाद ईरान के साथ क्या करता है, वो लिबनान के साथ क्या करता है, जो करीबी ममालिक हैं आपके कतर, सऊदी अरब, उनकी क्या वो क्या उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, अगर वो हमले में शामिल ना हो, अटैक्स में शामिल ना हो, प्रैक्टिकली फिजिकली किसी उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन सफारती तौर पर वो क्या करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। जी शाह साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, जो आप मिडिल ईस्ट पे इसके जो असरात हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। देखिए हमना ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि हम लोग समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान है एक्सपेंशनिस्ट, और ये इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी हुई है। वो अमेरिका के अंदर भी हुई है, इसराइल के अंदर भी हुई है। अब देखिए टैक्टफुली गज़ा, हम बार बार उस वक्त कहते रहे कि जी गज़ा पे इसराइल कभी नहीं रुकेगा। गज़ा से वो रफ़ा गया, रफ़ा से उसने सीरिया में, उसके बाद लबनान में, उसके बाद जॉर्डन में, अब आप देख रहे यमन तक अगर वो पहुंच गए तो उसने अपने अहदाफ मुकम्मल किए हुए हैं कि उसने इस जंग से क्या क्या फ़ायदा उठाना है। और मेरे ख्याल में दुनिया की कंडेमनेशन जो इस तरीके से उसको मिल रही है, मेरे ख्याल में वो इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। ये उसके लिए एक अच्छा मौका था और ये हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल साजिश भी है। एक पॉइंट इसका ये है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन जो ईरान के अंदर वो ऑब्वियसली इसलिए होगी कि लाखों की तादाद में वो लिबरल ईरानीज़ जो कि अपेरेंटली तो अपने आप को ईरानियन और मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो इस वक्त अमेरिका की मतलब एक कहते हैं ना कि जड़ों में बैठ के तमाम चीज़ें उनके साथ डिस्कस हो रही हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशन ईरान के अंदर कैसी करनी है। जो मैं इसमें आम नुक्ता हम कहते हैं कि हम लोग कैसे इफेक्ट होंगे, हम लोग ऐसे इफेक्ट होंगे कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो फिर मेरे ख्याल में एस्केलेशन ज़्यादा होगी। अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल में ये तमाम दुनिया ये समझती है कि इसराइल अपने नेबर्स के साथ लड़ रहा है, ईरान जो है वो इनडायरेक्टली हमास और उसको सपोर्ट करता रहा है और ये रिटेलिएशन। देखिए ईरान के अंदर 2 बड़े हमले हुए, आप समझ रहे हैं जो हेलीकॉप्टर का वाक़या हुआ, ईरानी प्रेसिडेंट जो मरे, तो आपके ख्याल से कोई आम सिंपल वाक़या नहीं था। उसको अगर देखा जाए तो वो भी एक इसराइली कार्रवाई थी और बाकायदा उससे पहले इसराइली जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक छोटा सा हेली अपने एक्स पे शेयर भी किया था कि हम ये करने जा रहे हैं। अब एस्केलेशन कैसे बढ़ेगी? मेरे ख्याल में अगर अमेरिका कूदता है और दूसरे इत्तेहादी सपोर्ट करते हैं मिलिटरीली इसराइल को, तो फिर ईरान का टारगेट सऊदी अरेबिया भी होगा, ईरान का टारगेट कतर भी होगा, ईरान का टारगेट UAE भी होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं इस वक्त बड़े मज़े से आराम से इंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि खाली ईरान इसराइल का टारगेट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि फिर एक अलाइड जंग होगी ईरान के ख़िलाफ़, और अहम जो इस वक्त मेरे ख्याल में रोल होगा वो तुर्की का बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इन द आई ऑफ स्टॉर्म इसलिए कि इस वक्त देखें पाकिस्तान जो इफेक्ट होगा वो इनडायरेक्टली थ्रू इंडियन एस्केलेशन होगा। अब आप देखेंगे, मुझे तो ये खदशा नज़र आ रहा है कि जैसे वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ेगी, यहाँ पे पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बॉर्डर पे, अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर कार्रवाइयाँ करने शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए जो मॉडल इसराइलीज अपना रहे हैं वो इंडियन यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सेहूनी ताकतों का एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। और आपका मिसाइल प्रोग्राम, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, आपका जो IMF का नेक्सस है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का जो ओवरऑल एक पाकिस्तान के खिलाफ एक कहते हैं ना कि एक प्लान जो है वो बड़ा टैक्टफुली जा रहा है। तो मैं तो खुदा न खास्ता ये देख रहा हूँ कि अगर इस वक्त चाइना, रशिया और जो इस्लामी ममालिक ताकतवर ममालिक है जिसमें आप इस वक्त रूल आउट नहीं कर सकते, ये लोग अगर कोई क्लैरिफिकेशन छोटी सी मैं कर दूं। जी आमना क्लैरिफिकेशन ये कर दूं, इब्राहिम रईसी जो सदर जिनकी शहादत हुई थी हेलीकॉप्टर में, ये हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन ईरान की हुकूमत ने की थी और इवेंचुअली उन्होंने कहा था कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी शहादत हुई है। जी हाँ जी शाह साहब।
देखिए, ये क्लियरेंस अपनी जगह पे उनकी है, लेकिन ईरानियंस को भी पता है कि हुआ क्या है। मेरे ख्याल में उनकी क्लियरेंस तो जाहिर बात है अपने लोगों को जस्टिफाई करने के लिए। ईरान बहुत ताकतवर है। इस्माइल हानिया को कैसे मारा गया? इस्माइल हानिया तो उनके घर में आके मरे। ब्लैकलैश का सामना भी रहा ईरान को। एग्जैक्टली आखिरी ना हमास मैं ज़्यादातर मिडल ईस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस, बहुत सारे सहाफ़ियों से डिस्कशन होती है, इसमें इजिप्शियन भी है, जॉर्डेनियन भी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी काम करें। अगर आप उनका वर्जन सुने तो मेरे ख्याल में हसन नसरुल्लाह की शहादत में भी टॉप ईरानियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे, और वो शख्स जो वहाँ पे ईरान से बाकायदा गया, जो लोअर लेवल के कमांडर्स के जनाजे के अंदर, उसके बाद हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, और ये भी ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम है। ईरान ने रिटेलिएट क्यों किया है? हसन नसरुल्लाह को अब जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, और इस्माइल हानिया की जो किलिंग है वो भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और ईरान को मानना चाहिए कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसके खिलाफ काम कर। हमाद, इजराइल के जो एलाइज हैं उनकी जाने से जो इस वक्त रद्द-ए-अमल हमारे सामने आया है, वहाँ से तो साफ दिखाई दे रहा है कि फुली सपोर्ट किया जाएगा, और डी एस्केलेशन अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। अब ये यूनाइटेड नेशंस हम देख रहे हैं, सलामती काउंसिल का जो इजलास, हंगामी इजलास फौरी तौर पर बुलाया गया है, इसमें कोई सीज़ फायर के आपको लगता है कि कुछ ऐसा निकलेगा जिससे कहा जाएगा कि सीज़ फायर फौरी तौर पे की जाए, और या कुछ ऐसे मामला जिससे आप कहें कि हाँ यहाँ पर जाके मामला शायद स्टॉप हो जाए, कुछ देर के लिए रुक जाएं? सीज़ फायर का अगर हम फर्ज कर लेते हैं, अच्छी तवक्को कर लेते हैं कि कह दिया जाता है, अगर कह दिया जाएगा तो क्या उसका हमें क्या यकीन है कि उस सीज़ फायर को अपनाया भी जाएगा, उस पर अमल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इससे पहले हमने देखा है आलमी अदालत ने जो फैसले दिए हैं उनको नहीं अपनाया गया, बल्कि अपनाना तो दूर की बात, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात, उसके बाद एस्केलेशन ज्यादा बढ़ी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे लगता है ऐसा इन हालात को देख के कि इंटरनेशनल लॉज जो बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि अमीर ममालिक या बाकी जो अमीर लोग हैं उनके दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जा सकें, टैरिफ अरेंजमेंट्स बनाए जा सकें। उसका मकसद ये नहीं है कि इस दुनिया में अमन रखा जा सके। अगर ऐसा होता तो इसराइल की तरफ आप देखिए, ना वो आलमी कवानीन की पासदारी कर रहा है, ना आलमी इदारों की पासदारी कर रहा है, बल्कि कोई भी ये रवैया सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है। कोई भी ताकतवर मुल्क हो तो वो इन आलमी कवानीन को, आलमी इदारों को वो रुतबा नहीं देता जो जिसकी तवक्को वो हम जैसे ममालिक से करता है, अफ्रीकी ममालिक से करता है। अगर अमेरिका की तरफ देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम के एम्प्लॉइज और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ कानून साजी की बात करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप इसराइल की तरफ देखें, जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, वो यूनाइटेड नेशन के लोगों को ही ये धमकी देता है कि मैं तुम्हें, जिनके मुंह से सच निकलने की जसारत हो गई है, उनको ये धमकी देता है कि मैं तुम्हें अपने मुल्क का वीजा भी नहीं दूंगा। इसी तरीके से आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम ने जो वारंट निकाले हुए हैं नेतन्याहू के, वो हम आए दिन देख रहे हैं कि एक मजाक की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसका कोई असर नहीं हो रहा। हमें बताया ये जाता है कि ये सेल्फ डिफेंस में किया जा रहा है जो किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस की जो डेफिनेशन आलमी इदारों में, आलमी अदालतों में, लोकल अदालतों में मानी जाती है, वो ये है कि आप खतरे के पेश नजर सिर्फ उतनी फोर्स, उतनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जितना वक्ती तौर पे उस खतरे को टालने के लिए जरूरी है। जैसे ही ये तनासुब बिगड़ता है, जैसे ही आपकी ताकत जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज्यादा होती है, तो कोई भी आपकी तरफ से उठाया हुआ कदम हक़ दिफा में नहीं आता, वो आपकी तरफ से हमला तस्वुर किया जाता है। Correct. और अगर आपका ये हक़ दिफा वाली बात मान भी ली जाए तो हक़ दिफा कहीं से भी आपको कलेक्टिव पनिशमेंट का राइट नहीं देता कि किसी की एक एक्शन की वजह से, किसी एक पॉलिसी की वजह से आप सिविलियंस पे मबनी शहर के शहर उजाड़ दें, बच्चों को उजाड़ दें। एक किताब थी हाउ द गुड गाइज फाइनली वन, उसकी एक लाइन थी, उसको वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें कहा गया था कि ऑल पॉलिटिकल पावर इज प्राइमरीली एन इल्यूजन, और इल्यूजन को मजीद आगे डिफाइन किया गया और कहा गया कि मिरर एंड ब्लू स्मोक की टर्म इस्तेमाल की गई। उसके बाद ये इस्तिलाह काफी आम हुई। ये जो एस्केलेशन टू डी एस्केलेट की टर्म इस्तेमाल की जा रही है, मेरे नजदीक इसके ऊपर इस किताब की ये लाइन पूरी उतरती है। इट इज नथिंग मोर देन एन इल्यूजन, इट इज ओनली मिरर्स एंड ब्लू स्मोक। ये झूठ पे मबनी है, ये हकीकत से दूर है। अगर आप इनके इक़दामात देखिए, इनके अल्फाज देखिए, वो आपस में मुतसादिम है। अगर इनके इक़दामात को सामने रखते हुए कोई फिलॉसफी, कोई पॉलिसी इनकी समझ आती है तो वो क्रश टू कॉन्कर की समझ आती है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट की समझ नहीं आती। इनकी पॉलिसी डिस्ट्रॉय टू डोमिनेट की समझ आती है। इनको समझना चाहिए कि जंग किसी चीज का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? ये साहिर लुधियानी साहब का मिसरा था। उन्होंने ये भी कहा था, खून अपना हो या पराया हो, इब्ने आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो या मशरिक में, हमने आलम का खून है आखिर। तो ये, हाँ, ये भी दुरुस्त है कि जब जंग थोप दी जाती है तो इससे भागा नहीं जा सकता, ऐसी सूरत हाल में पीठ नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ा एक सच है कि बगैर तैयारी के जंग में उतरना भी हमाकत से कम नहीं है।
सवाल इस वक्त लोग कर रहे हैं कि जो 16,000 बच्चे इस जंग की नजर हुए हैं, इनकी हिफाजत की क्या हिकमत अमली हमारे पास थी जब ये 7 अक्टूबर के अमल किया गया। और अब जो सवाल उठाएगा, जैसे कि अभी हम खबर भी देख रहे हैं, इस हवाले से जो अपडेट आई है, सवाल उठाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से बारहा, और सीज़ फायर का उनकी जानिब से मुतालबा भी किया जाता रहा है, अब तक किया जा रहा है। उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर इजराइल ने उनका दाखिला मुल्क में बंद कर दिया है। इस खबर के साथ हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद दीगर स्टोरीज उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमारे सामने जो मामलात हैं उनमें आज एक तो सुप्रीम कोर्ट में 63A की जो इंटरप्रिटेशन है उससे मुतालिक हेयरिंग हुई और उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया है। इस दौरान हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बेंच की तश्कील के हवाले से जो PTI का एक ऑब्जेक्शन था उसे मुस्तरद कर दिया, और साथ ही साथ इस दौरान हमने देखा कि बाहर एहतजाज भी होता रहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और कुछ हमने अदालती माहौल भी आज गर्म होते हुए देखा जब PTI के एक वकील और साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस हैं उनके दौरान एक मुकालमा हुआ, वहाँ पे भी गर्मा गर्मी हुई। ये सारे मामला देख रहे हैं हम अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये जो बेंच की तश्कील पर जो एतराज़ है इसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या है, सोली ये सवाल मैं लेकर जाऊंगी हमाद आपकी जानिब, और फिर हम दूसरा मामला है उस पर बात करेंगे। हमाद ये इसकी जो बात की जा रही है इसकी फॉर्मेशन पे ख़ास तौर पे जो बेंच बना है उस पर PTI को भी एतराज़ है, काफ़ी वकील इस पर एहतजाज करते रहे, वो एक सामने मामला है, और फिर जिस तरह से चीफ जस्टिस ने इस मामले को एड्रेस किया उसको किस तरह से देख रहे हैं, कुछ जजेस को भी इस मामले से हम देख रहे हैं कि उस पर भी एक पोलराइजेशन पाई जा रही है। जी बिल्कुल, 63A का मामला दोबारा ज़ेरे बहस है। इससे पहले भी ये ज़ेरे बहस आया था जब 2022 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया था। आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं जरा थोड़ा पस मंजर लोगों के सामने रख दूं ताकि वो बात को बखूबी समझ सकें। मैं आपके नाज़रीन को उस वक्त भी जो प्रोसीजर अपनाया गया था ये मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ, वो भी बड़ा गौर तलब था जब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था। और इस वक्त भी जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है और उस पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम जवाब तलब सवालात हैं, उनके ऊपर गौर व फिक्र जरूर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये आपके सामने रखूंगा कि एक चीज तो ये याद रखनी चाहिए कि ना सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था उस जमाने में 2022 में इस इशू के ऊपर, बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन भी आई थी। अब यहाँ पर ये फर्क समझिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि वो ये सदर का इस्तेहकाक होता है, वो किसी इशू पे भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से मदद तलब कर सकता है, उनसे रहनुमाई ले सकता है, मशवरा मांग सकता है। मगर इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नतीजे में जो ओपिनियन दी जाती है उसकी कानूनी हैसियत सरासर मुख्तलिफ होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में आने वाले फैसलों की निस्बत। सबसे बड़ा फर्क इसके अंदर ये रखा जाता है कि जैसे नाम से जाहिर है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ओपिनियन देती है, यानी कि राय देती है, हुक्म नहीं देती। वो उसका कोई लीगली बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन या कोई नॉर्मल पिटिशन आती है उस सिलसिले में जो बात भी कही जाती है वो हुक्म तसव्वुर होता है, उसका लीगली बाइंडिंग इफेक्ट होता है, वो तमाम पार्टीज को मानना लाजिम और मलजूम होता है। दूसरा फर्क जो इसके अंदर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन के अंदर अगर आपको कोई एतराजात रह गए हैं फैसले के ऊपर तो आप उसके रिजेक्शन के लिए रिव्यू एंड रिविजन की रेमेडी अवेल कर सकते हैं। इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ऐसी कोई रिव्यू एंड रिविजन की पिटिशन होती नहीं है। अब दिलचस्प अमर यह है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को और उन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस को क्लब कर दिया था। अब उससे हुआ यह है कि आज की जो प्रोसीडिंग सामने आ रही है उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या आज रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दी थी, क्या उसको भी रिव्यू कर रही है? अगर रिव्यू कर रही है तो किस शिक के तहत कर रही है, किस आइन के तहत, किस कानून के तहत कर रही है? अगर उसको रिव्यू नहीं कर रही तो 99 या 100 सफ़ों में मुश्तमिल ये फैसला है, इसको 2 हिस्सों में कैसे तकसीम किया गया है और किस हिस्से तक ये अपने रिव्यू के स्कोप को लिमिटेड रखेगी? इसके अलावा जो आप बात कर रही हैं प्रोसीजर के ऊपर, बेंचेस की, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो कानून तो बड़ा वाज़ेह है, वो 3 मेंबरान की कमेटी को रिकग्नाइज करता है। यहाँ पर हमने देखा कि 2 मेंबरान की कमेटी भी फाल हुई है। उसके अलावा जो बात की जा रही है कि एक तरफ सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब हमेशा से बात करते थे सेपरेशन ऑफ पावर्स की, पर्सनल डिस्क्रेशन के अगेंस्ट खड़े होते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पर्सनल डिस्क्रेशन यूज की है। इस बात को तो मैं यहाँ रखूंगा। अब मैं 63A के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। हमें बताया जाता है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बड़ा जरूरी है। मेरे नजदीक 63A इटसेल्फ पार्लिमान की तौहीन है। हमें बारहा आजकल लीडरान बता रहे हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है,
अगर उनसे, वैसे तो ये बात गलत है, आइन सुप्रीम है, लेकिन अगर उनकी इस गलत बात को भी थोड़ी देर के लिए एंटरटेन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि पार्लियामान से आपकी मुराद क्या है, बजरी सीमेंट रेत से बनी इमारत, तो यकीनी तौर पर इसका जवाब ना में होगा, क्योंकि पार्लियामान के मेंबरान पार्लियामान को बनाते हैं और उन्हीं मेंबरान के बारे में आप हमें बता रहे हैं कि वो तमाम बेजमीर लोग हैं, वो कोई भी फैसला अगर आपकी मर्जी के बगैर करेंगे तो वो जमीर को बेच के करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसी पार्लियामान की सुप्रीमेसी को कौन मानेगा जहां के अपने लीडरान ही, जहां के अपने पार्लियामान के लीडरान ही ना सिर्फ तस्लीम करते हो कि उनके मेंबरान बेजमीर लोग हैं, बल्कि इसकी तशहीर भी कर रहे हो। एक आखिरी नुकता मैं इस जजमेंट के ऊपर भी आपके सामने रख दूं। मेरे नजदीक 2022 की जजमेंट आई थी, एक कमजोर जजमेंट थी। आइन की तशरीह का एक बेसिक असूल है कि इस तरीके से करना है कि बाकी शिकें जो है वो एक्टिव रहें, रिडंडेंट ना हो जाएं। अगर इस तशरीह को नहीं, रिडंडेंट ना हो, अब हम समथिंग एल्स, इस तशरीह को अगर मान लिया जाए कि वोट काउंट नहीं होगा, तो जो वोटिंग की एक्सरसाइज आइन में दी गई है उसकी जरूरत क्या रहती है? अगर आइन साजों की यही मंशा होती कि वोट काउंट ना किया जाए, तो फिर सिंपल एक लिख दिया जाता कि पार्लिमानी लीडरान को एक सफे का खत लिख दीजिए, उनसे उनकी मर्जी पूछ लीजिए और 5-7 पार्लिमानी लीडरान के मुताबिक 25 करोड़ आवाम के लिए आइन साजी कर दीजिए। ऐसा नहीं किया गया। ये रखा गया इसके अंदर कि डी सीट की कीमत को सामने रखते हुए भी वोटिंग कराई जाएगी। कोई वोटिंग करेगा अपनी पार्लिमानी पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए, तो वो ये कीमत अदा करेगा। तो ये फर्क रहने दीजिए, यही बादशाहत और जमहूरियत का फर्क है, इसको बरकरार रखना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और मामला, नवाज शरीफ साहब फिर उन्होंने लबकुशाई की है, टीवी स्क्रीन की जीनत बने रहे हैं। कुछ नया उन्होंने क्या किया है उस पर बात करेंगे। आईनी तरमीम की वजह से हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने लंदन का दौरा मौखर कर दिया और आज वो एक तकरीब जिससे उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने जिस तरह से पहले वाली वही पुरानी स्पीच थी, वही सारा कंटेंट था स्पीच का, लेकिन कुछ नया क्या था? नया ये था कि जब हम देख रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब पंजाब और पख्तूनख्वा का एक मामला बड़ा ही सेंसिटिव मामला बना हुआ है, इसमें जो एक हम देख रहे हैं कि तसादुम दिन ब दिन बढ़ रहा है या बयानबाजी दोनों जानिब से बढ़ रही है, उस मामले को लेकर आज मियां नवाज शरीफ साहब जो कि एक पार्टी के हेड हैं, एक वेटरन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर भी हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उन्होंने भी इस पे बयानबाजी की और उन्होंने कहा कि पंजाब में आते हैं पख्तूनख्वा से आंसू गैस के शेल लेकर, और उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया कि ये ऐसे ही हमला आवर होते हैं जैसे वेस्ट एशिया से माजी में कभी पंजाब पर हमला आवर हुआ करते थे। मरीम नवाज साहिबा भी हम देख चुके हैं, पहले भी पख्तूनों को जिस तरह से वो दहशत गर्दों से जोड़ चुकी हैं, इस तरह के डेरोगेटरी उन्होंने रिमार्क्स पास किए। तो क्या ये सुबायत को हवा देना ये इनका बनता था? इस तासर को क्या तकवीयत मिली है आज की स्पीच के बाद? हमारे पैनलिस्ट इस पर क्या राय रखते हैं? शाह साहब। जी शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर मैंने भी सुनी, उसमें एक बड़ा वो दावा ये करें कि जनाब एक रियासत माँ जैसी होती है और वो तमाम बच्चों के साथ इक्वल सलूक करती है। तो मियां साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे ये पूछा जा सकता है कि आया उन्होंने बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया, उन्होंने सिंध के लिए क्या किया? देखिए नैरेटिव उनका अपना होगा, जाहिर बात है कि उनकी पार्टी है वो, लेकिन एक चीज़ मुझे तासुर मिला, शायद वो लगता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से भी थोड़े बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो अपने भाई की हुकूमत को भी शायद भाई की हुकूमत नहीं समझते, वो सिर्फ पंजाब के अंदर अपनी बेटी की हुकूमत को पंजाब की हुकूमत समझते हैं या ओवरऑल मुस्लिम लीग की हुकूमत समझते हैं। और देखिए हमेशा से जो डिसग्रंटल रहे हैं पख्तून और बलोच या दूसरी नेशनलिटीज़, उसकी वजह यह है कि PMLN या मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ तख्त पंजाब के वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसे अच्छे इक़दाम मेरे ख्याल में सूबों को लिहाज से डेवलप करने के लिए नहीं किए। तो एतराज़ तो उनके ऊपर बनता है कि लोग क्यों खफा होकर उनके खिलाफ वोट दिया। हाँ, और रिएक्शन क्या होता था? यही होता था कि जब PMLN को वोट नहीं पड़ते थे अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से, तो मेरे ख्याल में सारा मलबा उनके अवाम पे थे। जैसे उन्होंने कहा कि जी आप अवाम भी तमाम चीज़ों के अंदर शामिल हैं। अब या तो इनकी जो पार्टी लीडरशिप है उन्होंने उनको एक बड़ा गलत किस्म का तासुर दिया कि यार शायद इलाज की सहूलत नहीं है, यहाँ लोगों को मसाइल हैं, लोग जो है पंजाब जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं, अगर आप हेल्थ कार्ड सिस्टम आके यहाँ पे देखें खैबर पख्तूनख्वा का, आम आदमी से लेके एक अमीर आदमी तक वो इक्वली उससे बेनिफिट हासिल कर रहा है। दूसरा अगर आप ओवरऑल मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जब पंजाब के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान में PMLN की हुकूमत थी, तो रेलवे का क्या हाल था, आपके यहाँ आटे का क्या हाल होता है, यहाँ पे खाने पीने की अशिया का क्या हाल होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप चाहूंगी क्विकली हमारे बाकी पैनलिस्ट भी इस पे अपना तज्जिया पेश करते हैं। जी एहतशाम साहब।
देखिए हम ना बुनियादी तौर पे तो बात यह है कि जो भी आपने जिक्र किया बड़े दिनों के बाद बोलने, एक तो रेलेवेंट रखने की कोशिश है, दूसरा जाहिर सी बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बेटी को प्रमोट ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज तो शहबाज साहब की भी उन्होंने सपोर्ट किया, काजी बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए इस वक्त उनकी झुंझलाहट के, एम्बैरसमेंट के, जो भी है जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं गंडापुर साहब और उसका जवाब देने की कोशिश की, अगरचे स्टेटमेंट के तौर पे जिस तरह उनको देखा जाता है तो ये शायद ये कोई उनका छोटा अब लीडर इस तरह की बातें करे तो वो मुनासिब होगी, उनको वाकई अवॉइड करनी चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी में न जाए। लेकिन हम ना इस सारे मामले के पीछे आप देखें सूरत हाल क्या जा रही, 63A हो कुछ और हो, अभी देखें जिस तरीके से जजों के दरमियान जो मामला चल रहा है उससे पीपल्स पार्टी PMLN जो है ना लगता है कि वो उनको लगता है कि सियासी निज़ाम उनके खिलाफ चला जाएगा अगर ये जजेस हज़रात कामयाब हो गए। और ज़्यादा पैनिक पीपल्स पार्टी PMLN ने इस बात पे है कि जब से बानी PTI ने, इमरान खान ने ये कहा है, आपको याद होगा कि जब कहा है कि जी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जब इन सो मैनी वर्ड्स के जी नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो वो उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, इस हुकूमत को हटा देंगे और फिर इलेक्शन करो, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको कलअज़म करार दे देंगे, नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख लें कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जो ना इतनी सख्ती के साथ कह रहे हैं जी कम वक्त में हमने 18वीं तरमीम मंजूर करानी है। आज तो वो कह चुके हैं, आपने अभी दिखाया कि 25 तारीख से पहले काम हो जाएगा, तो उसके काम में लगे हुए हैं। देखिए असल बात यह है कि कोई इस वक्त टॉवरिंग पर्सनैलिटी नहीं है इस मुल्क में जो ये इन्हें कहे कि भाई आप अपने भले सियासी और अपने ज़ाती मफादात दूर चलाएं लेकिन इस मुल्क का भी सोचें। मादत के साथ इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, नतीजतन हम सियासी अमल जो रुका हुआ है, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। चैलेंजेस बड़े सीरियस नौयत के हैं, अब इसको कौन देखेगा, मेरा ख्याल है ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब को स्पीच में इस तरह से जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए या जो बातें की वो करनी चाहिए थी जुल्फ़िकार साहब, ये अमल दुरुस्त था? नहीं, मेरे ख्याल में उनको इस पर बोलना भी नहीं चाहिए। ये लेवल है उनका वफाकी वज़रा या तर्जुमान या सूबाई तर्जुमान, ये वो कर लें, वो बात कर लें, ये मेरे ख्याल में उनको नहीं। बाकी मैं देखें ज़रूर अपनी बेटी को प्रमोट तो कर रहे हैं, वो इसको कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो शहबाज शरीफ के उस गवर्नमेंट को लान तलान कर रहे हैं, क्योंकि PMLN के सरबराह वो हैं। जिस तरह बिहेव करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ, उनके खाते में नाकामियाँ होंगी, उनके खाते में कामयाबियाँ होंगी, वो क्रेडिट भी उनको जाएगा, नवाज शरीफ साहब को जाएगा और उसके अगेंस्ट जाएगा। बाकी ये तासुर तो आम है और ये ठीक बात है कि वो ज़रा थोड़ा सा हार्श थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और मियाँ शहबाज शरीफ बहुत सॉफ्ट हो रखते थे, ये फ़र्क था। लेकिन अब तो फ़र्क भी ख़त्म हो गया, अब तो एक वो एम्बिट है। बाकी ये है कि मैं दोहराऊँगा नहीं जो इत्तेशाम साहब ने कहा। देखिए बात यह है कि ये गर्मा गर्मी दोनों तरफ से हुई है। KPK के वज़ीर आला की जो इस तरह से हार्श गुफ्तगू है, या आज जिस तरह PTI के एक कारकुन ने जो CDA का मुलाजिम है और वो यूनिफॉर्म पहन के, काला कोट पहन के चला गया और कोर्ट में घुस गया और जाके धमकी दी कि 500 कारकुन जो है इस वक्त बाहर खड़े हुए हैं, वकला जो है 500 वकला बाहर खड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि हमारे खिलाफ फैसला क्या होता है, तो फिर हम देखेंगे क्या। तो इस तरह की मेरे ख्याल में गर्मा गर्मी जो है इस तरह की चीज़ें करना, और इसका नोटिस जो है सरबराह को लेना चाहिए, बानी PTI को लेना चाहिए कि वो इस चीज़ों को नोटिस लें, मामले को ठंडा करें, वरना ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जो मैंने बात की कि मियाँ नवाज शरीफ का स्टेटस नहीं है कि वो इस पे बात करें। हमाद क्विकली आपका इस पे 1 लाइनर। ठीक जी बिल्कुल, मैं तमाम लोगों की बातों से एग्री करूंगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि लोग हमारी पार्टी भूल जाती हैं कि वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है। बल्कि मैं ये भी कहता था कि पहले तो ऐसे लगता था कि जब ये पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्क्रिप्ट भी बदल लेते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ अर्से से ऐसा लग रहा है कि ये अब स्क्रिप्ट भी नहीं बदलते। ये वही एक स्क्रिप्ट है जो ये हुकूमत में रहते हुए भी दोहराते हैं, ऑपोजिशन में रहते हुए भी दोहराते हैं। पता नहीं चलता कि इस वक्त ऑपोजिशन लीडर बोल रहा है या कोई हुकूमती लीडर बात कर रहा है। ये फर्क वाज़ेह रखना चाहिए, इस फर्क को सामने रख के अपनी तकरीर करनी चाहिए। इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि जब यहाँ पर इस मुल्क में किसी को एक आईना दिखाते हैं, उसको इल्जाम लगाते हैं, तो वो उसकी सफाई नहीं देता, बल्कि उसकी बजाय वो उस पे दूसरे पे बड़ा इल्जाम लगाता है। इस वक्त जितनी भी बातें KP गवर्नमेंट के बारे में की गई हैं वो गौरतलब जरूर हैं। अगर हर रोज हर आए दिन KP गवर्नमेंट से जत्थे निकल आएंगे तो आखिर इंतजामी मामला को कब संभाला जाएगा? इस बात का जवाब KP गवर्नमेंट को देना चाहिए, बजाय इसके कि नून लीग को याद कराएं कि सुप्रीम कोर्ट ने धरना किसने किया था या लाहौर की बेकरियों के सेल्समैन को किसने मारा था।
माजरत के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।